एक नॉर्मल जैसे करंट में तुम लोग पढ़ते हो ना, करंट में करंट का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? V by R, हाँ, V बाय आर। V क्या है potential difference, और R क्या है? resistance, यही फॉर्मूला तुम्हारा यहाँ भी लगता है, खाली फॉर्मूले में एक चेंज आ जाता है। I इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। और I का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी। ठीक है, yes sir, जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात, मतलब थर्मल करंट की बात करते हैं, थर्मल करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी, dq by dt, राइट? yes sir, व्हेन आई से रेट ऑफ फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी, इसी को हम लोग थर्मल करंट कहते हैं। तो वो टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ओके। और जैसे वहां सीरीज और पैरेलल का रिजल्ट होता था, ऐसे यहाँ भी सीरीज और पैरेलल का रिजल्ट होता है। जैसे रेजिस्टेंस एक के बाद एक लगे होते हैं तो उनको हम सीरीज बोलते हैं, और रेजिस्टेंसेस के एक एंड अगर एक कॉमन पॉइंट से ज्वाइन कर दें और दूसरा एंड अनदर कॉमन पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल। ठीक है भाई, yes sir, ओके। जैसे मान लो एक डबल पैन विंडो है, तो हीट का जो फ्लो होगा पहले पैन से, फिर बीच में एयर से, फिर तीसरे पैन में फ्लो होगा, तो दैट विल बी कॉल्ड सीरीज अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके। yes sir, यस हाँ, तो जैसे सीरीज अरेंजमेंट की हम लोग बात करते हैं, जैसे वहां बात करते हैं, यहाँ भी बात करेंगे, पैरेलल की भी बात करेंगे। पैरेलल का मतलब क्या हो गया? अगर डिफरेंट रेजिस्टर्स के एक एंड एक कॉमन पॉइंट से जुड़े हैं और दूसरे एंड अनदर कॉमन पॉइंट से जुड़े हैं, तो अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल। sir, हाँ सर ये हम कंडक्शन ही पढ़ रहे हैं अभी, हाँ, कंडक्शन। हाँ, और सर R क्या है फिर से बता दो। आर है थर्मल रेजिस्टेंस, जो कि ज्योमेट्री और मटेरियल पे डिपेंड करती है। आर को हम लोग ऐसे लिखते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू L by K, where L is length of the conductor, K is conductivity and A is cross sectional area. ठीक है, ओके सर, थर्मल रेजिस्टेंस इक्वल टू L by K। L का मतलब क्या हुआ? लेंथ ऑफ मटेरियल, कंडक्टर। K का मतलब क्या हुआ? कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। और A का मतलब क्या हुआ? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यस, ठीक है ना? yes sir, तो थर्मल रेजिस्टेंस का ये मतलब है, L by K का मतलब लेंथ एरिया। ठीक है, ओके। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एरिया वेरी करता है, जैसे मान लो एक हॉलो स्फीयर, एग्जांपल लेते हैं। क्या है? एक हॉलो स्फीयर है और इसका मटेरियल का जो इनर रेडियस है वो R1 है। क्या है? R1, और आउटर रेडियस R2 है। यानी मटेरियल कहां से कहां तक लाई कर है? इनर से आउटर के बीच में। समझ में आ रहा है? yes sir, यहाँ सोचो मटेरियल है, ठीक है, और इनर सरफेस का टेम्परेचर T1 है, आउटर का T2 है। ठीक है, तो बताओ इसमें हीट T1 मान लो ग्रेटर देन T2 है, तो हीट का फ्लो कैसे होगा? इनर से आउटर की तरफ ऐसे फ्लो होगा ना भाई? क्या? सर हम हीट बाहर से कर रहे हैं, नहीं, अंदर में मान लो कोई थर्मल सोर्स, जैसे अंदर कोई हीटर रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, तो yes हीटर sir, जो हीट क्रिएट कर रहा है वो थर्मल एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकल रहा है ना, इनर से आउटर की तरफ। हाँ सर, ठीक है, तो अंदर का टेम्परेचर T1 मान लिया, बाहर का टेम्परेचर T2, क्योंकि हीट का फ्लो हमेशा हायर से लोअर की तरफ होता है ना। yes sir, तो T1 हायर है, T2 लोअर है। दिस इज द वे इन विच फ्लो ऑफ हीट इज टेकिंग प्लेस। yes sir, क्लियर है? yes sir, हाँ, तो अब क्वेश्चन ये है कि इसमें फ्लो कितना हो रहा है, हीट का थर्मल करंट क्या है? यहाँ पे जरा एक बात बताओ, जैसे हम लोग इनर सरफेस से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो एरिया कांस्टेंट रह रहा है कि बढ़ता जा रहा है? सरफेस एरिया बढ़ता जा रहा है या कांस्टेंट है? सर हम जब बाहर जा रहे हैं हाँ, सर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जब स्टार्ट किए तब सरफेस एरिया क्या था? 4 पाई R1 स्क्वायर था। yes sir,
और जब एंड किया तो क्या है 4 पाई R2 स्क्वायर। हाँ, तो 4 पाई R1 स्क्वायर से 4 पाई R2 के स्क्वायर की तरफ बढ़ता जा रहा है और अलग अलग R के लिए अलग अलग वैल्यू है। तो व्हाट इज Yes, A sir. हियर, किसी भी ए R के लिए सरफेस एरिया कितना है 4 पाई R स्क्वायर। हाँ, तो वो बढ़ता जा रहा है। यानी ये एक स्पेशल केस है कंडक्टर का जिसमें क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट नहीं है। तो ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है, ठीक है। Yes, sir. अगर क्रॉस सेक्शन एरिया वेरी कर रहा होगा तो ये फॉर्मूला एक छोटे से पार्ट के लिए तो लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक छोटे से लेंथ dr के लिए, मतलब इस तरह से एक छोटा लेंथ अगर ले, छोटा सा लेंथ dr ले ऐसे r के अलोंग dr लेंथ, तो उसका रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे इसका लेंथ क्या हुआ dr हो गया, समझ में आ रहा है। Yes, sir. r रेडियस के ऊपर अगर मैं कोई छोटा सा लेंथ लूं तो हीट फ्लो के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो तो dr ही है ना, तो dr हो गया लेंथ की तरह। और एरिया क्या हो गया 4 पाई r स्क्वायर। मटेरियल तो चलो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे dr हम क्या बोलेंगे बता सकते हो, व्हाट आई विल से dr, यानी डी कैपिटल आर का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ दिस स्मॉल पार्ट, आर से आर प्लस डी आर के बीच का पार्ट। Sir, तो लेंथ क्या हो dr गया, upon K 4 पाई R स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, ओके। Yes, sir. तो समझ में आ रहा है अब्दुल्ला। यस सर। हाँ, अच्छा इस तरह से अगर मैं इनर से आउटर की तरफ जाऊं तो इनको हम क्या बोलेंगे, सीरीज अरेंजमेंट बोलेंगे कि पैरेलल बोलेंगे। इनर सरफेस से आउटर की तरफ जाएंगे तो एक के बाद एक फ्लो हो रहा है या पैरेलल फ्लो हो रहा है। Sir, series हो रहा है। हाँ, तो बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बोलेंगे हम लोग इसका, आर इज इंटीग्रल डी आर। तो क्या आ गया, आर इज इक्वल टू इंटीग्रल डी आर। तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो क्या आएगा भाई, कैन यू Sir, टेल K मी। 4। Yes, sir. एक मिनट, K 4 पाई तो बाहर हो जाएगा सर। हाँ, के फोर बाई बाहर आ जाएगा, आर टू द पावर माइनस 2 डी आर, इनर लिमिट R1 आउटर लिमिट R2। तो रेजिस्टेंस क्या हुआ 1/3R। तो वो हो जाए 1 बाय K 4 पाई 3R। यहाँ लिख दो इस तरफ। हाँ सर। हाँ, तो 4 पाई के तो हो ही गया और 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 बाय आर, ठीक है भाई, राइट। R1 R2 लिमिट बस इंटीग्रेट कर दिया, 1 बाय आर स्क्वायर का -1 बाय आर होता है ना इंटीग्रेशन, लिमिट डाल दो तो वी आर गेटिंग टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू, यहाँ ये आ जा रहा है देखो, -1 बाय 4 पाई K। R2 R1 सॉरी R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई के R1 R2, ठीक है भाई, ये आ गया, समझ में आया। हाँ, तो अब अगर मैं कहूँ व्हाट इज द थर्मल करंट थ्रू दिस हॉलो स्फीयर फ्रॉम इनर टू आउटर, तो क्या करेंगे हम लोग, T1 माइनस T2 बाई थर्मल रेजिस्टेंस लगा देंगे। यानी इस फॉर्मूले में देखें तो Yes, डेल्टा sir. टी क्या हो गया, T1 माइनस T2 हो गया है, यस सर। और यस थर्मल सर। रेजिस्टेंस निकाल ही लिए हो। तो अगर बताओ थर्मल करंट पूछेंगे तो क्या आंसर होगा दोबारा, बता दोगे। हाँ सर, T2 माइनस T1 इंटू 4 पाई K R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। यस बिल्कुल सही, क्लियर है। तो आपको ये देखना है हॉलो स्फीयर में, मतलब आप इसको याद रख लेना है आपको, एक हॉलो स्फीयर में जब इनर सरफेस से आउटर सरफेस की तरफ हीट फ्लो होता है तो थर्मल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, ये क्लियर है। यस सर। इसको रिजल्ट की तरह याद रख लेना, ठीक है। व्हेन देयर इज ए हीट फ्लो in a hollow sphere between inner surface to outer surface, thermal resistance is given like this, 4 pi k thermal resistance given like R2 minus R1 upon 4 pi k R1 R2, ठीक है भाई। सर जो R है हमारा वो R का कैपिटल R का मतलब थर्मल रेजिस्टेंस, हाँ नहीं सर, जो स्मॉल R हमने लिया है हाँ, वो डिफरेंस इन रेडियस हो गया। नहीं स्मॉल r एक छोटा सा एलिमेंट, डिफरेंस इन रेडियस तो हो गया dr, अच्छा हाँ ठीक r है सर। रेडियस के ऊपर मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया है तो उस छोटे से एलिमेंट का लेंथ है dr, यानी r का वेरिएशन dr है उसके लिए। ओके सर।
ठीक है। यस सर। तो हॉलो स्फीयर में जब इनर सरफेस से आउटर सरफेस की तरफ हीट का फ्लो होता है तो जो थर्मल रेजिस्टेंस आता है वो आता है क्या, R2 - R1 अपन 4 पाई के R1 R2, ठीक है। यस सर। गुल्लू जरा चाबी दे देना बेटा। ठीक है भाई। यस सर। बड़ी वाली दे दो। ठीक है भाई। यस सर। हॉलो स्फीयर में जब इनर से आउटर की तरफ फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस हो जाएगा R2 - R1 अपन 4 पाई के R1 R2, ठीक है भाई। यस सर। हाँ, तो ये हो गया। अगर मान लो मैं R1 से R2 ना पूछ के R1 से बीच में कोई और R की बात करता तो क्या रेजिस्टेंस हो जाता? बताओ, यानी क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, ठीक है, इसी चीज को। ठीक है भाई। ओके, सो लेट अस सी द सेम थिंग थ्रू ए क्वेश्चन। चलो यहाँ एक इसको यूज करते हैं अलग अलग तरीके से। तो एक देखो, देयर इज ए हॉलो स्फीयर ऑफ इनर रेडियस R1 R एंड आउटर रेडियस 2R। ठीक है, लिख लिया। सर बीच में क्या है वो? बीच में एक हीटर लगाओ। देखो, देयर इज ए हॉलो स्फीयर ऑफ इनर रेडियस R एंड आउटर रेडियस 2R with a heater of power P placed inside। ठीक है। यस सर। with heater of power P placed inside, inside। ठीक है। पावर P का क्या मतलब हुआ? सर वो कुछ power हो गया ना, हाँ, सर मतलब कुछ हीट जूल प्रोड्यूस पर पर सेकंड दे रहा है। हाँ, जनरेट। मतलब हीट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम अंदर में P है, ठीक है ना भाई। यस सर। यस सर। और कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज K। ठीक है, राइट। ठीक है। ओके, पहला क्वेश्चन ये है, हाँ, इन स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ आउटर सरफेस इज कैपिटल T नॉट। कितना? T0। सर पहले से है या फिर हो गया आफ्टर सम टाइम? नहीं, कुछ देर के बाद हो गया। स्टेडी स्टेट का मतलब ये हो गया कि जो भी अंदर की कंडीशंस थी हीट वीट वाले सवारे एडजस्ट कर गए हैं, उसके बाद ये हो गया। मतलब सर इक्विलिब्रियम के बाद ये हुआ है? हाँ बिल्कुल, स्टेडी स्टेट का मतलब ये हो गया था कि अब जो भी चेंजेस हो रहे थे वो सब हो गए हैं। अब जो चीज है वो कंटिन्यूटी के साथ मेंटेन हो रही है। ओके सर। ठीक है। इन स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ आउटर सरफेस इज T नॉट, राइट। सर वैसे अगर हीटर अंदर है तो कंटिन्यूअसली चेंज नहीं होता रहेगा टेम्परेचर, बट रिलेशन सेम नहीं रहता है? नहीं, शुरू में चेंज होता है, कुछ देर के बाद कांस्टेंट हो जाता है, इसलिए उसको स्टेडी स्टेट बोलते हैं। तो सर जैसे अगर हम अच्छा, एक बात याद, एक बात करो, एक बात सोचो जरा। तुम्हारा रूम है, ठंडा Yes, का sir. मौसम है, हीटर ऑन करके सो गए, हाँ सर। तो क्या सवेरे उठोगे तो रूम जलने लगेगा? नहीं सर। फिर क्या मतलब हुआ? 1 घंटे के बाद जो टेम्परेचर आ जाता है रूम में वही रहता है ना बाकी टाइम भी। हाँ सर। क्यों? क्योंकि जैसे अगर आप अंदर कोई सोर्स रखेंगे तो जैसे आने वाला हीट अगर बढ़ेगा तो जाने वाला भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा, हाँ सर। क्योंकि वो वही टेम्परेचर डिफरेंस पे। तो एक ऐसा कंडीशन आ जाता है कि आने वाला और जाने वाला बराबर हो जाता है। ठीक है, यस सर। उसी को स्टेडी स्टेट कहते हैं। जब आने वाला हीट और जाने वाला हीट बराबर हो जाएगा तो उसको स्टेडी स्टेट कहेंगे, फिर कोई टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होता है। सर तो जैसे अगर हम कोई पैन गरम करते हैं वो अलग हाँ, केस हो जाता है या वो उसमें भी वो स्टेडी स्टेट नहीं हुआ ना जब तक वो गर्म हो रहा है। ठीक है, जब तक टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो स्टेडी स्टेट नहीं है। हाँ,
अब उसके बाद अगर लगातार गर्म करते रहोगे, ठीक है, तो वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करता रहेगा, तो स्टेडी स्टेट हो गया। जब तक वो गर्म हो रहा है तब स्टेडी स्टेट नहीं है, गर्म हो गया कांस्टेंट हो गया टेम्परेचर तो स्टेडी स्टेट हो गया। ओके सर। ठीक है, यस सर। यानी स्टेडी स्टेट बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जिसमें हीट फ्लो तो होता है लेकिन अलग अलग पार्ट का टेम्परेचर चेंज नहीं होता टाइम के साथ। तो जैसे वाटर भी जब स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे बन जाता है तो स्टेडी स्टेट फिर हो जाता है 100। हाँ, फिर बोल सकते हो स्टेडी स्टेट हो गया, फिर आप लगातार हीट देते जा रहे हैं, वो हीट फ्लो करता चला जा रहा है। हाँ सर। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट किसी भी मटेरियल का वो स्टेट है जब अलग अलग पार्ट से हीट फ्लो तो होता है लेकिन अलग अलग पार्ट का टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। तो पूरा ही फ्लो कर देता है अपना हाँ, जो टेम्परेचर। आता है वही जाता है, हाँ मतलब सर। फंडामेंटली सोचो जो आता है वही जाता है। यस सर। ठीक है, यस सर। तो स्टेडी स्टेट में इस हॉलो स्फीयर का आउटर सरफेस का टेम्परेचर क्या है? ई नॉट। हाँ, तो तुमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी क्या क्या दे दिया तुम्हें? पी दे दिया, आर दे दिया, के दे दिया, टी नॉट दे दिया, 4 चीजें दे दी ना। इनर रेडियस का रेडियस और आर है और आउटर रेडियस का 2r है, समझ में आ रहा है? जी सर। तो क्वेश्चन पार्ट ए लिखो, पहला पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ इनर सरफेस इन स्टेडी स्टेट? ठीक है, बताइए, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ इनर सरफेस इन स्टेडी स्टेट? व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ इनर सरफेस इन स्टेडी स्टेट? स्टेडी स्टेट में इनर सरफेस का टेम्परेचर क्या है ये बताना। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ इनर सरफेस इन स्टेडी स्टेट? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ, तो बताइए, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ इनर सरफेस इन स्टेडी स्टेट? पहले ये बताओ, इनर से आउटर की तरफ रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होगा? थर्मल करंट की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? टी नॉट माइनस टी। नहीं, इस क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थर्मल करंट, तो वो पी ही हो जाएगी। पी क्या है? पावर ऑफ हीटर है। अच्छा हाँ। यस सर। तो पावर। जो हीटर का पावर जो भी क्रिएट करेगा वो सारा फ्लो करेगा ना बाहर की तरफ, हाँ सर। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी पी हो जाएगा। यहाँ पे ये लिख लो, हियर थर्मल करंट इज इक्वल टू पी। हियर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हियर आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू पी। ठीक है भाई? हाँ सर, पावर यही हो गया। यस सर। डी क्यू बाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है इस क्वेश्चन का। ठीक है, यस सर। हाँ, तो आई तो पता चल गया, आउटर टेम्परेचर ही पता है, इनर टेम्परेचर बताना है। कैसे बताएंगे भाई? आई फॉर्मूला का लगा फॉर्मूला, देंगे। हाँ बिल्कुल, फॉर्मूला लगाओगे आई का, यानी पी इक्वल टू व्हाट? आई का फॉर्मूला क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस। अंदर का टेम्परेचर नहीं पता है, मान लिया हमने T1 मान लिया, तो T1 माइनस टी नॉट अपन आर होगा। यस तो आर सर। की वैल्यू रख लो, आर क्या है यहाँ पे? 4 पाई के, नहीं सर आर डिफरेंस, अपॉन 8 पाई के आर स्क्वायर। बिल्कुल, आर अपॉन 8, तो ये हो गया 1 बाई 8 पाई के आर, राइट? यस सर। ठीक है, यस सर। तो हमने रख दिया,
तो सॉल्व करके क्या आ गया, T1 निकालना है हमको। T1 आ गया RP प्लस T0। T by 8 pi KR plus T0. ओहो, ये गड़बड़ हो रहा है भाई। T0 प्लस P की वैल्यू रख दिया, ठीक है, यानी T0 प्लस क्या, T by 8 pi KR. हाँ, P by 8 पाई KR, स्मॉल r ना, सॉरी। हाँ सर, रेडियस वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक और बात हो, ये तो पहला पार्ट, दूसरा बात बताओ। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख रहे हो? सर, ये जो आपने आंसर लिखा है सही से समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। ये अभी तो मैंने T0 प्लस PR लिखा है, अच्छा, T0 पर T ठीक है कैपिटल R, और कैपिटल R की वैल्यू यहाँ से डाल देना है, ओके 1/8 पाई K स्मॉल r, ठीक है। कैपिटल R की यस सर वैल्यू 1/8 पाई K स्मॉल r कैसे है, ये तो समझ में आ रहा है ना? यस सर, जो आपने वो बताया था जब हाँ होल बिल्कुल एरिया बिल्कुल, जो होता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था उससे, ठीक है, जी सर। ओके। अच्छा, इसी में एक दूसरा क्वेश्चन है, देखो दूसरा क्वेश्चन लिखो, सेकंड क्वेश्चन लिखो, इसी क्वेश्चन को लेके है, ठीक है, पार्ट बी इसका लिखो, पार्ट बी, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ R टेम्परेचर इज एवरेज ऑफ T1 एंड T0, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ R टेम्परेचर इज एवरेज ऑफ T1 एंड T0, क्या R की हम क्या वैल्यू रखें कि जो टेम्परेचर है वो, स्मॉल r. हाँ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ स्मॉल r टेम्परेचर इज एवरेज ऑफ T1 एंड T0, एवरेज ऑफ T1 एंड T0 का मतलब T1 प्लस T0 बाई 2, ठीक है भाई, Yes sir. बताओ। For what value of small r temperature is average of, Sir, inner temperature. हाँ, एवरेज ऑफ इनर एंड आउटर टेम्परेचर। सर डेल्टा T हमें बताना है, मतलब डेल्टा T इज एवरेज ऑफ इनर एंड आउटर। हाँ बिल्कुल, तो उसके लिए स्मॉल r की वैल्यू क्या आएगी, या ऐसे लिख लो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टेम्परेचर इज एवरेज ऑफ इनर एंड आउटर। इनर टेम्परेचर अगर T1 है, आउटर अगर टेम्परेचर T0 है, तो इसका मतलब एवरेज कितना हुआ, T1 plus T0 upon 2. यस, तो वो टेम्परेचर किस एक्स के लिए होगा, मतलब किस डिस्टेंस के लिए होगा, सेंटर से किस डिस्टेंस के लिए वो टेम्परेचर होगा, ये पूछा जा रहा है।
सूरत आज लेट से ज्वाइन की। आ रही बात समझ में? सूरत आज मैंने ये बताया था, जैसे पिछली क्लास में बताया था ना कि थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस, थर्मल करंट होता है टेम्परेचर डिफरेंस अपन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर कभी अगर क्रॉस सेक्शन एरिया वेरी करेगा, जैसे इनर हॉलो स्फीयर में इनर से आउटर रेडियस की तरफ फ्लो होगा जब, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट नहीं रहेगा, डिस्टेंस के साथ वेरी करेगा। तो ऐसे केस में एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे जिसका रेडियस r है और थिकनेस dr है, तो उस छोटे से एलिमेंट का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा dr बाई k 4πr²। और इस तरह से पूरा जो है इनर से आउटर तक वो सीरीज अरेंजमेंट होगा, तो इंटीग्रेट कर लेंगे तो मेरा थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है, R2 माइनस R1 अपन 4πk R1 R2। क्लियर है? ठीक है सूरज? हाँ, और फिर उसी को यूज करवा रहे हैं। तो अभी मैंने क्या किया, एक हॉलो स्फीयर लिया जिसका इनर रेडियस r है, आउटर रेडियस 2r है, कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल k है, उसके अंदर एक हीटर डाल दिया, हीटर का पावर p है। ये डायग्राम तुम्हें दिख रहा है, ठीक है भाई? ये हीटर है, हीटर का पावर p है, और ये हॉलो स्फीयर है, इसका इनर रेडियस r है, आउटर रेडियस 2r है, और आउटर सरफेस का जो टेम्परेचर है वो T0 दिया हुआ, तो इनर सरफेस का टेम्परेचर पूछा। तो अगर कोई हीटर होगा किसी कंडक्टर के अंदर ना, तो उसका जो हीट करंट है, वही हीट करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। तो हीट करंट और हीटर का पावर सेम चीज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा है I इक्वल टू dq by dt इक्वल टू p। इट मींस व्हाट? द थर्मल करंट एंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी इज सेम एज द पावर ऑफ द हीटर। इज दैट क्लियर? यस ठीक है। और हम थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे अगर हॉलो स्फीयर में, जो कि फार्मूला क्या था, 4 R2 माइनस R1 अपॉन 4πk R1 R2 था। तो यहाँ पे R1 2R है, R1 R है, R2 2R है, तो R2 माइनस R1 तो R हो गया, और नीचे हो गया 4πk इंटू R इंटू 2R। तो इन सबको सॉल्व कर लेंगे, थर्मल रेजिस्टेंस ये आ गया, ठीक है भाई। यानी अगर इनर सरफेस का टेम्परेचर हम T1 मान लें, तो टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस इज पावर, इसको सॉल्व कर लिया तो ये आ गया T0 प्लस PR, और R की ये वैल्यू हम रख देंगे लास्ट में, ये वाला वैल्यू, ठीक है। ओके, तो इनर सरफेस का टेम्परेचर आ गया, ठीक है। इसके बाद मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा था, अगर इनर सरफेस का टेम्परेचर T1 है, आउटर का T0 है, तो सेंटर से किस डिस्टेंस के लिए जो टेम्परेचर है इन दोनों का मीन है, T1 और T0 का मीन, ये क्वेश्चन अभी पूछा, इस पे चर्चा चल रही है। कर रहे हो ना भाई ऋषित? हाँ सर, ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, तो सबसे पहले सोचो, अगर मैं उस रेडियस को x मान लूं, ठीक है, क्या मान लूं? x। यहां मैं बना दे रहा हूं दूसरा डायग्राम। अगर मैं इस रेडियस को x मान लूं, यानी मैं ऐसे सोच रहा हूं, यहाँ पे देखो, ये सोच रहा हूं, ये है मेरा कंडक्टर, ये रेडियस तो r दिया हुआ है, और ये रेडियस दिया हुआ है 2r। ये तो गिवन है, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर T0 है, और इनर का टेम्परेचर T1 मान लिया था मैंने, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया न्यूमेरिकली, ठीक है। तो किस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर के लिए टेम्परेचर है, इनका मीन है। चलो, मीन को मैंने TM नाम दे दिया, TM की वैल्यू हम जानते ही हैं, यहाँ लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए TM नाम दे दिया। तो मान लो ये x रेडियस के लिए, किसके लिए? x रेडियस के लिए टेम्परेचर TM है, यानी TM लिखा है यहाँ पे TM। तो बताओ R से x के लिए टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो गया? इस डायग्राम के हिसाब से R से x के लिए टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ? TM माइनस T1। T1 माइनस TM। T1 हायर है ना? अच्छा, हाँ, यस सर। हाँ, तो बताओ R से x के लिए अगर मैं कहूँ टेम्परेचर करंट का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो क्या लिखोगे तुम? T1 माइनस TM अपॉन क्या? थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था भाई?
R2 minus R1 upon 4 हाँ by R2 यानी यहाँ पे R देखो R1 तो R है लेकिन R2 यहाँ पे X है, yes sir. ये आ गया X माइनस R अपॉन ऊपर क्या आएगा 4 पाई के XR। क्लियर है भाई? Yes sir. ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा कहाँ से T1 से लेके X तक का, ठीक है, थर्मल करंट, ठीक है। Yes sir. अच्छा, और TM से T0 तक क्या होगा बताओ? वो होगा 4 पाई के X2R इंटू TM माइनस T0, Yes sir. वही चीज 2R minus X. हाँ, और चूंकि हीट फ्लो जो R से X तक है वही X से 2R तक है, क्योंकि हीट फ्लो तो थ्रू आउट सेम ही है ना। Yes sir. क्या स्टेडी स्टेट में तो रेट ऑफ सर हीट फ्लो I तो हर इक्वल जगह, होगा हाँ तो बस देखो अब इसमें तुमको एक ही चीज अननोन है, वो कौन है? X, और बाकी सब 4 पाई के कैंसिल कर दो, जहां जहां जो जो कॉमन आ रहा है सबको हटा दो, ठीक है। और तुम यहाँ पे देख सकते हो कि T1 माइनस TM और TM माइनस T0 बराबर है, क्यों? क्योंकि TM इज द मिड ऑफ T1 एंड T0, ठीक है। ये T1 माइनस TM इज सेम एज TM माइनस T0, राइट? हाँ सर मीन है वो दोनों के बीच का हाँ, तो ये दोनों भी बराबर हैं, और 4 का के तो कैंसिल हो ही गया, और R क्या है उसको भी कैंसिल कर लो, और इसको सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है आंसर पर। ठीक है, गेटिंग इट? 3/2R 3/2R आ रहा है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। 3/2R आएगा तो बड़ा बढ़िया वैल्यू आ जाएगा, 3/2R नहीं आएगा। देखो 4 पाई के नहीं R सर और नहीं सर मैं 2 कैंसिल मैंने 2 कर दिया था रुको सर हाँ क्या है X माइनस X बाय R इक्वल टू, अच्छा इसमें भी तो X है, X भी तो कैंसिल आउट हो गया, सॉरी 4/3R आएगा 1/X माइनस R इक्वल टू 2/2R माइनस X, ये आ रहा है ना? यस सर ठीक है, 4/3R आएगा इसको मुझे सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे आ गया 2R माइनस X, 2R माइनस 2X, नहीं 2R माइनस X इक्वल टू 2X -2R माइनस 2R। तो X को एक तरफ ले आए, 3X इक्वल टू 4R, ये आ रहा है ना? यस सर 4/3R आ जाएगा हाँ, X इज कमिंग आउट टू बी 4/3R, समझ में आया? यस हाँ ठीक है भाई। यस सर। तो मतलब एक तरीका था, जानते हो, इसी तरह से जब हॉलो सिलेंडर में इनर से आउटर की तरफ हीट फ्लो होता है, ठीक है, हॉलो सिलेंडर में भी इस तरह का फ्लो होता है इनर से आउटर की तरफ। जैसे मान लो उसमें सर 2πr इसलिए लेंगे 4πr² की जगह हाँ बिल्कुल, उसमें 2πLR ले लेंगे, ठीक है। हाँ ये सर तो उसके हिसाब से आंसर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाएगा, बाकी तो कर ही लोगे। सर L तो लेंथ ऑफ सिलेंडर है ना बिल्कुल, L इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, बिल्कुल सही, ठीक है भाई। यस सर हाँ, तो इस तरह से देखो कंडक्टर्स में डिफरेंट केसेस होंगे हीट फ्लो के पैटर्न के, तो तुम कर लोगे, राइट? ठीक है, ठीक है। Yes, और ये ध्यान देना है, स्टेडी स्टेट का मतलब ये हो गया
ये हर एक पार्ट में करंट का फ्लो सेम है, ठीक है, टेम्परेचर भले ही अलग अलग पार्ट के अलग अलग हैं, ठीक है। डन। करंट का फ्लो सेम है लेकिन टेम्परेचर अलग अलग पार्ट के अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है भाई, राइट। यस सर। हाँ, ऐसे में कई बार बीच के टेम्परेचर की बात करते हैं तो यही अप्रोच लगा देंगे पहले का, ठीक है। ओके, इसके बाद अब आप आता है हमारे पास जैसे थर्मल करंट में ये सब बातें हैं, हॉलो स्फीयर है, ये है, ये है, ठीक है। ओके, एक बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये एरोडो का क्वेश्चन है बट इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। कि जैसे हम लोग टू objects of very high heat capacities are joined through a conductor of very low heat capacity, लिख लो। सर रिपीट कर दो, आपकी वॉइस ब्रेक हो हाँ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। Two conducting bodies of high heat capacities ठीक है, two conducting bodies of high heat capacities say A and B, okay, are joined through a resistor R of low heat capacity, ठीक है। दो बॉडी हैं जिनका ए और बी है, जिनको एक कंडक्टर के थ्रू ज्वाइन कर दिया, मतलब एक रजिस्टर के थ्रू ज्वाइन कर दिया और ये साइड से इंसुलेटेड है, ठीक है भाई। सर लो हीट कैपेसिटी रजिस्टर की। हाँ, रजिस्टर की लो हीट कैपेसिटी है और कंडक्टिंग बॉडी की हीट कैपेसिटी हाई है। इसका मतलब लो हीट कैपेसिटी का मतलब ये होगा कि रजिस्टर में जो हीट कंज्यूम होगा टेम्परेचर चेंज में उसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। यस सर, वो खुद ज्यादा वो ट्रांसफर हाँ, ज्यादा कर देगा। इसका मतलब हम ये मानेंगे कि हीट फ्लो खाली ए और बी के बीच में हो रहा है, ठीक है। हाँ यस। एंड इसका मतलब ये होगा कि हीट फ्लो वी आर ओनली कंसीडरिंग बिटवीन ए एंड बी। ये जब टेम्परेचर चेंज करेगा तो रजिस्टर भी कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेगी ही ना भाई, हाँ सर। लेकिन वो इतना छोटा होगा कि उसको हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर। ये, ठीक है। ओके, यस सर। हाँ, तो हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, मान लो ए का जो है एच ए दिया हुआ है, क्या हीट कैपेसिटी ऑफ ए इज एच ए एंड बी इज एच बी, ठीक है भाई, राइट, ठीक है। यस सर। एच ए की जगह एच वन मान लो एंड बी इज एच टू, ठीक है। एंड इनिशियल टेम्परेचर ऑफ ए इज टी वन एंड बी इज टी टू, ठीक है, सर ठीक है T1 भाई। T2 क्या है? इनिशियल टेम्परेचर ऑफ ए एंड बी ओके। मतलब टाइम जीरो पे है, ठीक है। तो तुम्हें क्या क्या दे दिया, T1 दे दिया, कैपिटल T1 दे दिया, T2 दे दिया, R दे दिया, एच ए दे दिया, एच बी दे दिया, इतना चीज दे दिया ना, H1 H2 दे दिया, ठीक है। यस सर। ओके, सर वो तो T स्मॉल t क्या है? स्मॉल टी इक्वल टू जीरो, मतलब टाइम का इनिशियल वैल्यू है। अच्छा ओके। तो किसी आफ्टर टाइम टी तुम्हारा टेम्परेचर क्या होगा ये बताना है, मतलब व्हाट विल बी द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम आफ्टर टाइम टी। टाइम के साथ T1 क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, T1 सर इज मोर देन इनिशियली कौन बड़ा था? T1 बढ़ा था, सर तो घटेगा टाइम के साथ। और T2 बढ़ेगा सर, दोनों इक्विलिब्रियम में आना चाहेंगे। हाँ। तो मान लो किसी टाइम टी पे ए का टेम्परेचर x1 है, क्या, x1 और बी का x2 है, तो x1 माइनस x2 क्या होगा। किसी टाइम टी पे मान लिया ए का टेम्परेचर x1 है, बी का x2 है, तो व्हाट इज x1 माइनस x2, ये मेरा क्वेश्चन है।
तुम्हारा आंसर ऑब्वियसली किनके टर्म में आएगा? T1 T2 R H1 H2 इनके टर्म में आएगा, ठीक है। व्हाट इज x1 minus x2 आफ्टर टाइम t? सही है। What is x1 minus x2 after time t? आ रहे समझ में? एक मिनट सर कर रहा हूं। सर T2 minus T1 into T और T टाइम। देखो यहाँ पे ये ना एक इरोडोम का प्रॉब्लम है ये, और ये एक बड़ा कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन है, इतना आसान भी नहीं है ये, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, ठीक है। यस सर। ओके, सॉल्व करें इसको। यस सर। किसी टाइम पे मान लिया इसका टेम्परेचर x1 है, क्या है? x1 x1 और इसका x2 है, ठीक है। तो अभी बताओ हीट करंट क्या होगा? क्या होगा थर्मल करंट? x1 minus x2 upon r। बिल्कुल सही।
तो वो तो dt टाइम में अभी कितना हीट फ्लो कर जाएगा, इतना छोटे से टाइम में, बोल सकते हैं क्या? यस सर, तो ये ए के लिए तो लॉस हो गया ना, यस सर। ठीक है। तो अगर मैं तुमसे कहूं व्हाट इज द रेट ऑफ हीट लॉस ऑफ ए, तो कैन यू से H1 पता नहीं इसको क्या हो गया, ये गुस्सा हो गया बिल्कुल। कुछ आइडिया है तुमको कैसे ठीक होता है ये? सर क्या चीज? इसका जो पेन है ना वो आईपैड का जो फ्लो में नहीं चल रहा। चलिए किताब के अंदर दब गया था पेन, उसके बाद से ये प्रॉब्लम आ रही। मुझे लग रहा है इसको बदल लेना चाहिए। अच्छा हाँ भाई देखिए यहाँ पे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हीट फ्लो हुआ आईडीटी, ठीक है, वो ए के लिए क्या है, लॉस है कि गेन है? बताओ। अभी डीटी टाइम में ये हीट फ्लो हुआ है ना, वो ए के लिए क्या है? हेलो। सर वॉइस ब्रेक हो गई थी, फिर से बता दो। हाँ, ये जो आईडीटी हीट फ्लो है अभी हुआ है, वो ए के लिए क्या है, लॉस है कि गेन है? लॉस। लॉस है। तो क्या ए का टेम्परेचर चेंज होगा? हाँ सर, यस सर। डिक्रीज अभी होगा। अगर मैंने टेम्परेचर को x1 मान लिया तो चेंज इन टेम्परेचर को dx1 मान लूं? हाँ सर, तो अगर चेंज इन टेम्परेचर dx1 होगा तो हीट चेंज कितना होगा, h1 dx1? यस सर। तो may I write here h1 dx1 h1 dx1 equal to what? माइनस आई dt माइनस क्यू भाई, क्यों ऐसा? माइनस क्यों लिख दिया? समझ में आ रही बात? अरे मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सर रिपीट कर दो। क्या मैं यहाँ h1 dx1 इक्वल टू माइनस आई dt लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ? यस सर। माइनस क्यों लिखा? सर माइनस इसलिए क्योंकि लॉस हो रहा है। हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है, ओके, क्योंकि लॉस हो रहा है इसलिए माइनस, ठीक है। इसी तरह से बी के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? H2 dx2 is equal to IDT पॉजिटिव। हाँ बिल्कुल सही, यानी जानते हो इन दोनों को अगर हम लोग यूज करें तो dx1 बाई dt क्या हो गया, माइनस आई बाई h1, ठीक है। dx2 बाई dt क्या हो गया, माइनस आई प्लस आई बाई h2, ठीक है ना भाई? यस सर। तो क्या ना राइट हियर, थोड़ा सा यहाँ पे अब सॉल्व करने के लिए कई बार ना मैथमेटिकल ट्रिक यूज करना पड़ता है। तो अगर मैं क्या ऐसे ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है तुमको? dx1 बाई dt माइनस dx2 बाई dt कितना हो जाएगा, बता सकते हो? क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस आई इंटू 1/h1 प्लस 1/h2, कोई दिक्कत है?
नो सर यही होगा। ये थोड़ा समझ में आ गया ना? यहाँ H2 लिखा हुआ भाई। यस सर। ठीक है। अच्छा, और I का इक्वेशन क्या है? यहाँ तक सबको क्लियर है? तो इसका अगला स्टेप में लिख दूं। तुम लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया? एक मिनट सर। यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद बस सब सॉल्व करना है, वो हो जाएगा काम। मतलब फिजिक्स खत्म हो गया, आप तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स बचा हुआ। जॉब ऑफ फिजिक्स इज हियर ओवर, नाउ लिटिल बिट ऑफ मैथमेटिक्स इज देयर। कई बार हमको फिजिक्स की प्रॉब्लम्स में, जैसे हायर स्किल वाले एग्जाम्स में, थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करना पड़ता है, जैसे कैलकुलस वगैरह, और उसके कुछ अप्रोचेज होते हैं, और कई बार कुछ स्टैंडर्ड मैथमेटिकल सॉल्यूशंस होते हैं जिनकी हमको समझ होनी चाहिए। तो एनीवे, अब हमारा समझो 90% काम हो चुका है यहाँ पे, अब बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज करनी है और खत्म। लेकिन इसको ध्यान रखना है अप्रोच की तरह, ठीक है ना? क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन है जो अपने आप में बहुत सारे अप्रोचेज को इन्वॉल्व करके रखा हुआ है। जैसे हो जाए बता दो, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। सर हो गया। हो गया? ठीक है, देखो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अब देखो। यहाँ पे मैं इसी इक्वेशन को आगे ले जा रहा हूँ। इसी को मैं अलग तरीके से लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ सेम इक्वेशन आई एम राइटिंग लाइक दिस। तो ये मेरा आईपैड भी खराब ही कर देगा लगता है। सर कौन सी पेंसिल है आपकी? ये पता नहीं, एक दिन ना ये ऐसे तो बहुत बढ़िया काम कर रहा था, एक दिन मैंने इसको बुक के अंदर जैसे पेन को बंद करके रख दिया ना कई बार, हाँ सर। उस टाइप से छोड़ दिया, उसके बाद से ये दिक्कत आ गई। देखो, ये आ रहा है, देखो। हाँ देखो, ये आ रहा है dy/dt ऑफ x1 माइनस x2 हेलो हेलो। हाँ, नमस्कार, बजट फंड बोलते हैं। अच्छा, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है? ये समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, और क्या इधर क्या आ गया, 1/h1 प्लस h2 को मैंने अल्फा नाम दे दिया, समझ में आ रहा है? यस 1/h1 प्लस h2, और जितने भी कांस्टेंट थे सबको दे दिया मैंने अल्फा नाम। तो यहाँ भी x1 x2 आ रहा है क्या? आई में भी x1 माइनस x2 था ना? नो सर। क्या सर? आई क्या था, x1 माइनस x2 बाय r था ना भाई? हाँ सर। यस सर, यस सर। ठीक है सर अल्फा होगा 1/h1 प्लस 1/h2। हाँ, बाकी सारे कांस्टेंट को मैंने अल्फा नाम दे दिया इसमें, समझ में आ रहा है? ओके। 1/h1 प्लस 1/h2 और r अल्फा क्या है यहाँ पे, समझ में आ रहा है? हियर अल्फा इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट। हाँ, अल्फा जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है 1/h1
प्लस 1/H2 ब्रैकेट क्लोज 1/R। ठीक है, आर क्यों? क्या? आर क्यों होगा? अरे करंट के फॉर्मूले में टेम्परेचर अच्छा, डिफरेंस अपन हाँ, रेजिस्टेंस हाँ, नहीं होता है, वो वाला। ठीक है, ठीक है ना? यस सर। अच्छा, x1 और x2 इंस्टैंटेनियस टेम्परेचर डिफरेंस, अगर मैं इसको x नाम दे दूं, क्या नाम दे दूं? x, तो कैन आई राइट द सेम इक्वेशन एज dx/x? माइनस अल्फा dt। Same equation, can I write same equation as dx/x is equal to minus alpha dt? यस सर, Yes. यस सर। So what is x? x1 माइनस x2। हाँ, ln x हो जाएगा ये इधर। तो can I write x naught e to the power minus alpha t? X naught is the initial value of x, here in t1 minus t2. X naught is initial value of temperature difference. ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है क्या? यदि आपने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाया है dx/x। डिफरेंशिएशन ने इंटीग्रेशन का लगाया ना। अच्छा सर, आपने इंटीग्रेट करा ये? हाँ, और क्या? तो ये इनिशियल x की वैल्यू x नॉट मान ली और किसी टाइम t पे x मान ली, और यहाँ पे 0, यहाँ पे t। कोई दिक्कत है? नो सर। तो ये क्या आ गया? x इक्वल टू x नॉट e टू द पावर माइनस अल्फा t। क्लियर है भाई? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? टाइम के साथ टेम्परेचर गैप कैसे चेंज होगा भाई? एक्सपोनेंशियली डिके करेगा। कैन यू प्लॉट द ग्राफ ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर अगेंस्ट टाइम? In this situation, can you plot the graph of x against time? x यानी t1 minus t2 against temperature difference against time. कैसा ग्राफ होगा? एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ। सर एक के लिए एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। नहीं, कांस्टेंट तो तब होगा जब दोनों इक्वल हो जाएंगे। हाँ सर, इक्वल होने लेकिन हाँ, लेकिन वो इक्वल होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है थियोरेटिकली। प्रैक्टिकली हो सकता है आधा घंटे में हो जाए, बट थियोरेटिकली इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम। ठीक है, यानी अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होगा एक के लिए। हाँ, ऐसा ग्राफ आएगा, देखो। ठीक है भाई? यस सर। ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ। ठीक है भाई? यस यस सर। तो दिस इज हाउ द टेम्परेचर सर डिफरेंस पिछली बिटवीन द स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ बिल्कुल। यहाँ से हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। पहला देखो ये था, ये क्लियर है? यस सर। ये क्लियर है तो आगे बढ़े। यस यस सर। ओके, उसके बाद मेरा ये है, देखो ये तो खैर मैथमेटिकल है, मतलब उसी फिजिक्स में नहीं है, खाली मैथमेटिक्स है। दूसरे इक्वेशन को पहले इक्वेशन से माइनस कर दिया, ये आ गया माइनस अल्फा एक्स। अल्फा का मतलब 1/h1 प्लस 1/h2 1/r। ठीक है, और फिर तो खैर इंटीग्रेशन डाल दिए। x की इनिशियल वैल्यू को x नॉट मान लिया, किसी टाइम पे x मान लिया, और टाइम की इनिशियल वैल्यू को 0 मान लिया, टाइम पे t मान लिया। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है भाई? यस So this is an exponentially decaying graph, how the temperature is varying with the time, and we are going to get it solved. Done? आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है। अच्छा, जानते हो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, और उसके अलावा एक और बात इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में कई बार हमारे पास ना जो सॉल्यूशंस आते हैं चीजों को, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ आ जाते हैं। ठीक है, ओके। जैसे बाद में तुम लोग पढ़ोगे चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट, डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट, या किसी विस्कस लिक्विड में जब पार्टिकल को छोड़ देते हैं तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वेरीज, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करते हुए वेरी करता है।
बट एक्लेशन जो है ना वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, ठीक है। यस ओके, जैसे एक विस्कस लिक्विड में एक पार्टिकल को छोड़ दोगे ना तो टाइम के साथ उसका एक्लेशन जो है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, ठीक है भाई। वेलोसिटी ऐसे बढ़ती है, आ रही बात समझ में। तो किसी भी एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। जैसे रेडियो एक्टिविटी में तुम लोग पढ़ोगे, जैसे कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना तो उसका नंबर ऑफ न्यूक्लियर टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिके करता है, ठीक है भाई। यस यानी कोई भी क्वांटिटी, सर अभी आपने क्या बोला था? कोई भी क्वांटिटी का टाइम के साथ ना इस तरह से वैरी करेगी, माइनस सम कांस्टेंट इनटू टाइम ऐसे, तो इसको एक्सपोनेंशियली डिकेइंग क्वांटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इफ एनी क्वांटिटी वेरीज विद द टाइम विद दिस फार्मूला, हाँ अभी बोल रहा हूँ उसको, ठीक है। जैसे कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट है ना, ठीक है, उसके सैंपल में कुछ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टाइम के साथ इसी फार्मूले से डिक्रीज होते हैं। ओके सर। इनिशियल नंबर अगर n नॉट है तो किसी भी टाइम पे n की वैल्यू देखेंगे तो इस फार्मूले से आता जाएगा, यानी जो डिके करते जाएंगे जो बचे हुए नंबर हैं वो इसी फार्मूले से आएंगे, ठीक है। तो फिजिक्स में कई बार ये चीजें आती हैं हमारे पास, व्हेन द क्वांटिटी इज डिकेइंग एक्सपोनेंशियली, ठीक है। और एक्सपोनेंशियली डिकेइंग क्वांटिटी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। इट ऑलवेज टेक्स सेम इंटरवल फॉर सेम फ्रैक्शनल चेंज। लिख लो, an exponentially decaying quantity always takes same interval for same fractional change. लिख लो, an exponentially decaying quantity always takes same interval for same fractional change. An exponentially decaying quantity always takes same interval for same fractional change. ठीक है भाई। An exponentially decaying quantity always takes क्या? सेम इंटरवल ऑफ टाइम फॉर सेम सेम फ्रैक्शन। इंटरवल फॉर सेम फ्रैक्शनल टाइम। हाँ, ठीक है। यानी अगर 100 से 50 एक घंटे में हो जाए तो 50 से 25 कितनी देर में होगा? सर रिपीट कर दो। अगर 100 से कोई चीज एक्सपोनेंशियल घंटे डिकेइंग में। क्वांटिटी है, 100 से 50 अगर एक घंटे में हो गया तो 50 से 25 कितनी देर में होगा? आधे घंटे में। 100 से 50 कितना फ्रैक्शनल चेंज हुआ? अच्छा नहीं सर, 1 घंटा ही लगेगा, हाफ हो गया ना। ठीक है। हाँ बिल्कुल, वही हाफ लाइफ उसी को बोलते हैं, पता है तुमको? हाँ सर। दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। बट इट इज नॉट ओनली ट्रू फॉर हाफ लाइफ, इट इज ट्रू फॉर एनी फ्रैक्शनल चेंज, ठीक है। जैसे अगर मेरे को 100 का 80 हो गया एक घंटे में, ठीक है, तो अगले एक घंटे में क्या वैल्यू हो जाएगी बता सकते हो? 60 नहीं, कोई क्वांटिटी 100 था जी। और एक घंटे के बाद एक्सपोनेंशियली डिकेइंग क्वांटिटी है, एक घंटे के बाद 80 हो गया, तो अगले एक घंटे के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एक सेकंड से बताता हूँ। यस, बिल्कुल सही। क्योंकि देखो, मेरा भी वही आ रहा था। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारा भी सही है भाई, ऐसे थोड़ी है। सही है, सही चीजें तो सबकी सही होंगी एक साथ। अगर 1000 बच्चे सही करें तो सबका सही होगा, ऐसे थोड़ी एक का हो गया दूसरा गलत हो जाएगा वो। यस। हाँ तुमने भी बिल्कुल सही किया है। देखो मतलब फंडा क्या है कि देखो 100 से 80 का मतलब कितना, 8/10 टाइम्स हो गया, फिर उतने ही टाइम में जो भी अभी वैल्यू है उसका फिर 8/10 टाइम्स हो जाएगा, यानी 80 का 8/10 क्या हो जाएगा? 64, तो 64 बचेगा, ठीक है। ये हाफ लाइफ के लिए तो बहुत पॉपुलर है, बाकी ये किसी भी फ्रैक्शन के लिए यूजफुल है, ठीक है।
तो ये ध्यान दे रहा है कि कोई भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीइंग क्वांटिटी होगी ना, इट विल ऑलवेज टेक सेम इंटरवल फॉर सेम फ्रैक्शनल चेंज। ठीक है? यस सर। जी। हाँ, तो ये फिजिक्स में कम से कम ये ना, ये क्वेश्चन 5-6 जगह आता है और सब लोग इसको मैथमेटिकली अलग अलग तरीके से करते रहते हैं, बट बेसिक फंडा यही है कि अगर आपको एक बार मैथमेटिकली समझ में आ गया तो कहीं भी आप कर लोगे। ठीक है भाई? तो चलिए, कंडक्शन में ये सब बातें हैं। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट होता है कंडक्शन में, फ्रीजिंग का। फ्रीजिंग समझते हो तुम लोग? फ्रीजिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोल्ड रीजन्स की बात करें हम लोग, कोल्ड रीजन्स जानते हो ना? यस सर। जैसे मान लो श्रीनगर की बात करते हैं, ठीक है भाई, कई बार श्रीनगर में टेम्परेचर नेगेटिव हो जाता है, पता है ना? जी। कोल्ड वेदर में नेगेटिव टेम्परेचर हो जाता है। तो अब जैसे डल लेक है फॉर एग्जांपल, तो वो क्या करेगा? डल लेक टेम्परेचर नेगेटिव हो गया तो डल लेक क्या करेगा? फ्रीज हो जाएगा। ठीक है? so there is a phenomena of freezing of lake, ठीक है ना? sometimes environmental temperature becomes negative and the lake freezes. So we are going to discuss it through the concept of conduction. ठीक है? उसमें हमसे कई बार पूछा जाता है कि what is the thickness of ice formed against time. ठीक है? ओके, टॉपिक का नाम दे दो। टॉपिक का नाम दे दो। थिकनेस ऑफ ice formed against time in case of freezing of lake. Sir, could you please repeat the topic? Thickness of ice formed against time in case of freezing of lake. ठीक है भाई? ओके? इन केस ऑफ फ्रीजिंग ऑफ लेक। हाँ, इन केस ऑफ फ्रीजिंग ऑफ लेक। फिनोमेना क्या है एक बार मैं बोल देता हूँ। सर अगेंस्ट टाइम के बाद क्या बोला आपने? थिकनेस ऑफ आइस फॉर्म्ड अगेंस्ट टाइम इन केस ऑफ फ्रीजिंग ऑफ लेक। ठीक है? इन केस ऑफ फ्रीजिंग ऑफ लेक। ठीक है भाई? ओके सर। हाँ, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे कोल्ड रीजन में क्या होता है, कई बार इन्वायरमेंटल टेम्परेचर नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? टेम्परेचर नेगेटिव। एंड लेक स्टार्ट्स फ्रीजिंग फ्रॉम सरफेस। जी सर। ठीक है? ओके? यस यहाँ पे सर। लिखो, when environmental temperature becomes negative, the lake starts freezing from surface. When environmental temperature becomes negative, the lake starts freezing from surface. ठीक है भाई? When the environmental temperature becomes negative, the lake starts freezing from the surface. कहाँ से फ्रीज करने लगता है? सरफेस से। तो ये मान लो लेक का सरफेस है। ठीक है? ये सर हम वो भी फिनोमेना पढ़ेंगे कि जब आइस क्लियर कब फॉर्म होगी और मतलब सर जैसे सर एक स्पेशल फिनोमेना होता है ना जिसमें ग्लास की तरह फॉर्म होती है आइस, एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट। नहीं, देखो आइस का जो डेंसिटी होता है वो तो कम होता है ना। हाँ सर। यस सर। हाँ, तो फ्रीजिंग कहाँ से शुरू होगी? ऊपर से। ठीक है? राइट? यस सर। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर नेगेटिव है, इसको कोई नाम दे दिया मैंने, थीटा नॉट, माइनस थीटा नॉट। क्या? माइनस थीटा नॉट। ठीक है? तो यहां से फ्रीजिंग शुरू हुई, अभी टाइम टी है, तो टाइम टी तक मान लो ये एक्स फ्रीज कर चुका है। कितना? एक्स। और टाइम जीरो पे, टाइम टी इक्वल टू टी पे एक्स फॉर्म हो चुका है। टाइम जीरो पे क्या थी थिकनेस? 0। तो ये टाइम जीरो का लेवल है और यहां से यहां तक टाइम टी पे इतना फ्रीज हो चुका है। ठीक है भाई? यस। ओके, तो अभी फर्दर dt टाइम में थोड़ा सा और फ्रीज हो गया, dx कितना? dx। dx। ठीक है, तो अगर मैं एरिया ऑफ लेक मान लूं a,
कितना? ए तो बताओ अभी कितना वॉल्यूम ऑफ आइस फॉर्म हुआ है? तो डीएक्स टाइम में या फिर नहीं, डीएक्स टाइम में, मतलब डीटी टाइम में। ये डीटी टाइम है ना, yes, डीटी टाइम में कितना फॉर्म हुआ? तो डीएक्स डीटी टाइम में डीएक्स थिकनेस फॉर्म हुआ है ना, वॉल्यूम कितना फॉर्म हुआ? एडीएक्स एडीएक्स। तो कितना मास फॉर्म हुआ? एडीएक्स इंटू डेंसिटी ऑफ आइस। यस सर। जी सर। नहीं तो अच्छा ये बताओ, ये अगर फॉर्म हुआ है तो जहां भी आइस फॉर्म हो रहा है वहां का टेम्परेचर क्या तो होगा? आपने ADX क्यों लिखा है ये बता दीजिए। ए तो एरिया है और डीएक्स ये वॉल्यूम हो गया ना, ये वॉल्यूम निकाला है। ओके सर। तो एरिया इंटू डीएक्स वॉल्यूम हुआ ना। जी सर। तो ये बताओ कि कितना मास फॉर्म हो गया, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया आइस की डेंसिटी से। यस सर। तो इतना जो मास फॉर्म हुआ है अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर आइस बना है ना। कौन बना है आइस? वाटर। वाटर। तो कुछ हीट लिबरेट किया होगा इसने। यस सर। यस कितना किया सर। होगा? इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इतना किया होगा ना। हाँ सर। जी सर। अच्छा, ये जो भी हीट लिबरेट हुआ है वो किधर जाएगा? लोअर टेम्परेचर की तरफ जाएगा कि हायर टेम्परेचर की तरफ जाएगा? लो। लोअर, यानी सरफेस की तरफ जाएगा। हाँ सर। जी सर। इस तरह से हीट करंट में चला जाएगा। तो अभी यहां से लेके ऊपर से नीचे लेकर का जो सरफेस है, जो आइस फॉर्म हो चुका है ना, जी। वो कंडक्टर की तरह काम करेगा। किसकी तरह? कंडक्टर की तरह। आइस के कंडक्टर की तरह। के आई कंडक्टिविटी होगी। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा बता सकते हो? मतलब हीट फ्लो का फॉर्मूला क्या होता है, हीट करंट का फॉर्मूला क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। यस सर। जी सर। ठीक है। तो देखो ये जो हीट क्रिएट हुआ है ना अभी, जो अभी लिबरेट हुआ है, मान लो हीट करंट अभी आई है, तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू आईडीटी। बोल सकते हो क्या? जी सर। आई मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो इनटू टाइम डीटी में कितना फ्लो हुआ। जो भी फ्लो हुआ है वो जितना फॉर्म हुआ वही फ्लो करेगा ना। हाँ सर। नाउ आई के बारे में बात करते हैं। अभी ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना आइस का, वो एक कंडक्टर की तरह काम कर रहा है, जिसका लेंथ तो x है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है और कंडक्टिविटी ki है। तो बताओ इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? x y ki a होगा। यस सर। और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? थीटा नॉट, 0 से थीटा नॉट। थीटा नॉट ही हुआ ना। जी सर। तो क्या लिखेंगे? मैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखूंगा? आई क्या लिख दूंगा? थीटा नॉट अपॉन एल अपॉन के आई है। के आई ए अपॉन एक्स। नहीं, यहां पे लिख देता हूँ, जो यहाँ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ लिख दे रहा हूँ, इक्वालिटी लिख दूं यहाँ पे। हाँ सर। के आई ए अपॉन एक्स इंटू थीटा नॉट। यस सर। कोई दिक्कत है? नो सर। कोई दिक्कत है? नहीं सर। देखो अब एलएचएस को देखो और आरएचएस इंटू डीटी भी होगा ना। ठीक है, यस सर। ये तो आई की वैल्यू हो गई ना। अब जरा एलएचएस को देखो और आरएचएस को देखो, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? ए है, हटा दो। हाँ सर। वेरिएबल्स क्या है? एलएचएस और आरएचएस को देखो, देखो इनमें वेरिएबल्स क्या क्या आ रहे हैं। सर एक तो डीएक्स हो गया। मतलब एक्स हुआ हाँ सर एक्स और एक, सर टाइम। बस दो ही वेरिएबल है। ठीक है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो अब मुझे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे? वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, एक वेरिएबल एक तरफ, दूसरा वेरिएबल एक तरफ। हाँ सर। ठीक है ना भाई? सर ऑलरेडी हो चुका है। जी। हाँ, तो और क्या कांस्टेंट क्या आएगा? रो आई आएगा, एलएफ आएगा, के आई आएगा, थीटा नॉट आएगा, ये ना। हाँ सर। तो एक्स को एक तरफ ले आओ और बाकी सारे कांस्टेंट और टाइम को एक तरफ डाल दो। क्या बनता है? सर मतलब सर मैं समझा नहीं।
मैं कह रहा हूँ कि ये जो इक्वेशन है इसमें x को एक तरफ ले आओ, x dx हो गया, हाँ सर, x dx और बाकी सब कांस्टेंट और टाइम को एक तरफ ले आओ, तो ये आ गया ki थीटा नॉट बाय रो आई LF आ गया इनटू dt। हाँ सर, ठीक है, यस सर। लिख ले, आगे लिख ले, इसको कंटिन्यू करें। हाँ, यानी इधर LHS आ गया मेरा x dx दिख रहा है ना, यस सर। और RHS क्या आ गया, ki थीटा नॉट अपॉन रो LF। हाँ, इसके बारे में बिल्कुल नहीं घबराना, ये सब कांस्टेंट है। ठीक है, ठीक है भाई, तो इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा अब। तो टाइम जब 0 था तो x की वैल्यू क्या थी, 0 थी, हाँ सर, और किसी टाइम t पे x निकालना है, तो सॉल्यूशन क्या आ गया तुम्हारा, रो राइट लेफ्ट में तो x स्क्वायर बाय 2 बचेगा। हाँ, यानी व्हाट इज x एज फंक्शन ऑफ टाइम, क्या है सर रूट ki थीटा नॉट बाय रो आई LF, ये सब कांस्टेंट है, ठीक है, इंटू t टू द पावर 1/2, यानी टाइम के रूट के प्रोपोर्शनल वेरिएशन है। ठीक है ना भाई, समझ में आ गया। यस सर। सर t को रूट के अंदर भी ले सकते हैं। हाँ, लेकिन जानबूझ के मैंने नहीं दिया क्योंकि ये सब रूट एक कांस्टेंट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो टाइम के साथ वेरिएशन हम देख रहे हैं ना। अच्छा हाँ, ठीक है सर। ठीक है, बाकी ये सब तो कांस्टेंट है ना, ये रूट में है या नहीं, क्या फर्क पड़ता है, कांस्टेंट ही तो है ये। यस ठीक है, सर। इफेक्टिवली क्या है कि थिकनेस जो है वो टाइम के साथ t टू द पावर 1/2 के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, तो टाइम के साथ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। हाँ, यानी अगर मैं x को टाइम के साथ ड्रॉ करूं तो कितना होगा, यानी मैं अगर कहूं कि मान लो सर x एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा t के साथ, स्क्वायर हो जाएगा। एक्सपोनेंशियली नहीं, एक्सपोनेंशियल ये रूट के साथ बढ़ रहा है। बिल्कुल, यानी ऐसा होगा ग्राफ हमारा टाइम के साथ, ऐसा। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ना, समझ आ रहा है क्या। यस सर। हाँ, यानी ऐसे मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि मान लो कंडीशन सेम रखते हुए, ठीक है, 10 सेंटीमीटर ऑफ आइस जो है 5 घंटे में फॉर्म हो गया, तो 20 सेंटीमीटर कितने देर में फॉर्म होगा, 10 सेंटीमीटर आइस 5 घंटे में अगर फॉर्म हो गया तो 20 सेंटीमीटर आइस कितने देर में फॉर्म होगा। 1 सेकंड। बाकी कंडीशन सेम मानते हुए, पहला 10 सेंटीमीटर जो है 5 घंटे में फॉर्म हो गया, तो टोटल 10 सेंटीमीटर कितने देर में फॉर्म होगा, एज्यूमिंग कंडीशंस आर आइडेंटिकल। बताइए। 5√2। अरे ये 4 गुना लग जाएगा ना भाई, x को डबल करोगे तो टाइम 4 टाइम्स लग जाएगा ना। 10 सेंटीमीटर 5 आवर्स में हो रहा है। हाँ, तो टोटल 20 सेंटीमीटर कितना देर में फॉर्म होगा, ये पूछो। अरे टाइम तो प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है ना भाई, हाँ सर। टाइम जो है ना वो तो प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर आ रहा है। यस सर। तो अगर मैंने x को डबल किया तो टाइम कितना लगेगा, 4 टाइम्स 4 टाइम्स। 20 आवर्स। नहीं, समझ में आ रहा है ना। हाँ सर। अच्छा ये बात बताओ कि जैसे जैसे आइस फॉर्म होगा तो लेक का जो सरफेस है वो उतना ही रहेगा या उठता चला जाएगा। हाँ सर, रिपीट कर दो। With the forming of the lake, level of surface of lake will it get higher with the time? यस सर। क्यों, वो फ्लोट कर ऊपर आइस आती रहेगी और नहीं, आइस की डेंसिटी तो कम होती है ना। हाँ सर, जो सरफेस पे ज्यादा आइस आएगी तो राइज हो जाएगा। हाँ, तो मतलब जो सोचने की बात ये है कि वाटर अगर आइस बनेगा तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही ना भाई। हाँ सर।
यस सर। तो वाटर जब आइस बनता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, तो वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा? सरफेस ऊपर हो जाएगा। हाँ, तो कैन यू टेक क्वांटिफाई विद द टाइम आल्सो? मतलब एक्स जी थिकनेस अगर आइस का फॉर्म हुआ है तो राइज कितना हो जाएगा? सर, ये भी एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा क्या? नहीं, वो टाइम के साथ तो बढ़ेगा, मतलब एक्स के टर्म में बताओ राइज कितना होगा। थिकनेस ऑफ आइस फॉर्म एक्स दिया हुआ है तो राइज कितना जी होगा? यानी ऐसे सोचो, एक्स सर, अगर आइस इसके लिए तो हमें फॉर्म ये हुआ पता है, करना पड़ेगा ना ऐसे कि सोचो वो जरा एक्स, हाँ, एक्स थिकनेस ऑफ आइस अगर फॉर्म हुआ तो कितना वॉल्यूम ऑफ आइस फॉर्म हुआ? एक्स। एक्स कितना? जी एक्स। यस सर। तो कितना मास ऑफ आइस फॉर्म हुआ? रो एक्स। हाँ, अच्छा, ये मान लो एक्स डैश हाइट ऑफ वाटर से फॉर्म हुआ, कितने हाइट से? एक्स डैश। तो वाटर का वॉल्यूम कितना गया? ए एक्स डैश, कितना मास गया? ए एक्स डैश इंटू रो। नहीं, सर समझ नहीं आया। मैं कह रहा हूँ कि मान लो जो एक्स हाइट ऑफ थिकनेस ऑफ आइस फॉर्म हुआ ना, वो एक्स डैश हाइट ऑफ वाटर से फॉर्म हुआ, कितने हाइट से? एक्स डैश। तो वाटर का कितना वॉल्यूम गया? ए एक्स डैश गया ना भाई, यस सर। तो कितना मास गया? एक्स डैश रो वाटर। हाँ, और वही मास ना आइस बना है, तो मास तो कंजर्व ही रहेगा ना। हाँ सर। इसका मतलब व्हाट इज एक्स डैश नाउ इन टर्म्स ऑफ एक्स? एक्स रो एल रो आई अपॉन रो डब्ल्यू। हाँ, तो एक्स डैश ही अब एक्स बन गया ना भाई, तो हाइट चेंज क्या होगा? हाइट चेंज यही होगा ना, एक्स माइनस एक्स डैश। यस सर। नहीं है समझ? ये जो एक्स थिकनेस ऑफ आइस फॉर्म हुआ है वो एक्स डैश के लॉस की वजह से ही हुआ है ना। हाँ जी सर। सर। तो एक्स डैश चला गया, एक्स आ गया, तो राइज कितना हुआ? एक्स माइनस एक्स डैश ही तो हुआ। हाँ सर, तो रो वाटर माइनस रो एल अपॉन हाँ, आंसर ये आ गया, एक्स इंटू 1 माइनस रो आई बाई रो डब्ल्यू। समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे आइस फॉर्म होता जाता है थिकनेस बढ़ता चला जाता है। ठीक है, एरिया सेम मानते हुए ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, डन। यस सर। हाँ, तो ये सब कुछ स्टैंडर्ड फिनोमेना है। एक्चुअली क्या होता है पता है? जो वाटर का सबसे डेंस पार्ट होता है वो तो नीचे चला जाता है, हाँ सर, 4 डिग्री वाला। 4 डिग्री वाला नीचे होता है। तो एक्चुअली दो तरह के हीट फ्लो होते हैं, एक 4 से 0 और एक 0 से माइनस थीटा नॉट। हाँ सर। तो दो तरह के हीट फ्लो होते हैं, तो ऊपर वाला भी होता है और नीचे से भी आ रहा होता है। तो प्रैक्टिकली इनका डिफरेंस होता है। टाइम के साथ क्या होता है, I1 जो है वो कम होता जाता है, I2 बढ़ता जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं सर, मैं फिर से बताऊं, वापस मैं इस वाले डायग्राम में जा रहा हूँ, देखो ध्यान से। अगर इसको मैं I1 कह दूं और नीचे से जो आ रहा है ना ये वाला, इसको I2 कह दूं, ये नीचे वाला टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस मान है, क्या है? 4 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा एक्स बढ़ेगा ना, I1 कम होता जाएगा और I2 क्या होगा? टाइम के साथ I1 कम होता जाएगा, क्योंकि एक्स बढ़ेगा तो I1 कम हो जाएगा ना भाई, हाँ सर। जी और I2 क्या हो जाएगा? सर बढ़िया। बढ़ेगा। तो एक ऐसा टाइम आ जाता है जब I1 I2 बराबर हो जाता है, फ्रीजिंग बंद हो जाती है। यस सर। यानी अगर मैं आइस के बॉटम का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस ले लूं तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ आइस फॉर्म? तो वो कब होगा? जब I1 I2 बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यस सर। हरी बात समझ में? Yes. जी Under the condition of maximum ice form, I1 I2 are equal. In that case, you have to consider the lowest point of the surface at temperature 4 degrees Celsius. Is that clear? यस सर। Okay. तो ये एक कॉन्सेप्ट है। चलो, कंडक्शन सारा हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग रेडिएशन करेंगे। ठीक है भाई?
ठीक है। रेडिएशन करके फिर हम लोग केटीजी पे जाएंगे, केटीजी और थर्मो, वो थोड़ा जल्दी तुमको समझ में आ जाएगा, लेकिन ये वाला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा अनटच्ड है, थोड़ा कॉन्सेप्ट बताना पड़ता है बच्चों को, ठीक है। ओके, यस सर, चलिए ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय।